प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है या फिर ओल्ड एज के कारण ऑर्गन के रिलैक्सेशन के कारण ही है। ठीक है, पहले ये देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर गम में ब्लीडिंग का टेंडेंसी है, पायरिया की प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए। ठीक है, विटामिन सी की कमी होती है तो हमेशा ये कंडीशन देखने को आती है ओल्ड एज में। ठीक है, तो वहां पर आप स्पेशली उसको जनरल टॉनिक में D5 में दीजिएगा, है ना, D5 में S5 C4 वर्वनारी, आप ये दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा है ना, तो गम छूट जाता है, दांत से छूटने लगता है। हाँ, कसा जाएगा सर वो। अच्छा, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। नमस्कार मनीष सर। नमस्ते संजय सर, कल मजा आया कि नहीं? अरे सर भाई, हर दिन ही मजा। नहीं, कल तो आप लोगों ने प्रोटोकॉल निकाल लिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जेठानी सर। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्ते सर। हेलो मनीष सर। हाँ सर बोलिए। सर आप 9 बजे बाद फोन कीजिए, मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। सर एक 8 साल का पेशेंट है, बच्चा है, वो थैलेसीमिया का है और उसको बचपन से थैलेसीमिया, उसके मम्मी पापा भी थैलेसीमिया के कैरियर है सर। और उनको मैंने सीबीसी और आरबीसी काउंट करके बुलाया है, कल या परसों आएंगे वो। और तो फिर थैलेसीमिया का जो प्रोटोकॉल है वही चला लूं सर? मैं थोड़ा आपको रिपोर्ट डाल सकती हूँ सर? बिल्कुल, आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है सर, अकॉर्डिंगली मैं सेट कर लूंगा। आप केवल टेम्परामेंट डायग्नोसिस कीजिएगा, आपको प्रोटोकॉल खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू जी। हेलो सर। जी सर एक लेडी पेशेंट थी, तो उसको लिकोरिया है, लेकिन साथ में उसको सर वो ब्रेस्ट से उसको मतलब वाटर आता है और जब उसका पीरियड आता है तो पेन भी होता है। तो लिकोरिया के साथ में उसको और क्या कौन सा ट्रीटमेंट देना? लिकोरिया का तो है, ठीक है सर। उसको जब ब्रेस्ट में से पानी आता है तो वो मेंसेस के दौरान आता है या पूरे महीने आता है? सर वो मेंसेज आता है तो भी आता है और कभी कभी रुक जाता है, फिर आते रहता है बीच बीच में। अब उनका मेमोग्राफी करा लीजिए सर। एज कितनी है? एज उसका 27 के लगभग है। मेमोग्राफी करा लीजिए एक बार सर उसकी, है ना। ठीक है सर। हालांकि आप अभी, गुड मॉर्निंग, अभी एक काम कीजिएगा, आप S2C2L1N1G दीजिएगा उसको थर्ड डायल्यूशन में, 147 से थर्ड डायल्यूशन में। ठीक है सर। S2C2L1G L1 Ver1 Ven1G, ठीक है सर। है ना। या फिर ऐसा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैंने आपको A2C5L1 Ver1 Ven1YG जो बताया था ना, उसका थर्ड डायल्यूशन बनाइएगा या सेकंड डायल्यूशन। उसमें केवल C2 के 5 ड्रॉप डाल के उस मैक्सिमम 3 टाइम चला दीजिए 15 दिन। ठीक है सर। और 15 दिन बाद देखिएगा बंद हो गया तो बंद कर दीजिएगा। अगर नॉर्मल होगा ना तो इमीडिएट बंद हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर एबनॉर्मलिटीज होगी तो बंद नहीं होगा। जी सर। ठीक है सर। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। मनीष पटेल इधर तने और तो डबल टैप मारो। अशोक सर ले जा गए होंगे सर, खाना हटाए तुरंत पे हटा भाई। अशोक कुमार जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए ना। सर नमस्कार। अग्रवाल सर।
गुड इवनिंग सर। सर एक पेशेंट है इंटेस्टाइन कैंसर का, उसको जब अबाई वो 5-6-7 पे लगा रहा तो उसको घबराहट टाइप से हो रही है कि आप उसको क्यों दे रहे हो इंटेस्टाइनल कैंसर वाले? वहाँ कोई रोल ही नहीं है आरी भाई का। अच्छा, अब इंटेस्टाइन में तो लोअर में तो कोई काम ही नहीं करता आरी भाई। अच्छा। और सर उसको जो अपन जनरल टॉनिक दे रहे हैं उससे वोमिट हो रही है उसको। नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कर दूं? B6 कर दो आप, उसमें S11 C15 डाल दो आप। बी ठीक सर, थैंक यू सर। इमीडिएट सर रिस्पांस। नमस्कार जी। जी जी नमस्ते सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर। आपने जो कुछ बताया मुझे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी सर। तो मैं आपने जो पहले भी बताया था मेरी छोटी बेटी के लिए गॉल ब्लैडर के लिए, वो मैंने भेज दिया था, उससे उसको बहुत ज्यादा राहत है, जी वो लगातार ले रही है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये भेजूंगा उसको, बेटे को भी, उनके बेटे को भी बहुत बढ़िया अच्छा हो जाएगा। सर मैं ऑटिज्म के लेवल पे भी मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है? ठीक है जी। क्या था आज मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली, मेरे यहाँ क्या पुताई चल रही है। तो अच्छा, खत्म नहीं हुई अभी? कहाँ सर, मेरा डबल फ्लोर है ना, नीचे माँ बाप का है और पूरा गेस्ट रूम वगैरह नीचे है, ऊपर मेरा पूरा क्लिनिक है, पूरा 30 बाय 65 स्क्वायर फीट, मतलब 1800 स्क्वायर फीट ऊपर का जो फ्लोर है वो पूरा मेरा क्लिनिक। अच्छा, ये ऊपर है आप जहाँ बैठते हो? हाँ ये ऊपर है मेरा। तो पूरा क्या है कि सामान बड़ा अव्यवस्थित है, और आज मेहमानों ने भी आज इतना जम के जोर लगाया है। सर वो सैटरडे संडे आपने क्लिनिक वो कैंसर के लिए बात करने का बोला था, इसके बाद में सर वो तो कैंसिल कर दिया मैंने। क्यों सर? एक्चुअल में सर बहुत इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उससे अच्छा तो हम लोग अपना जो प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं ना उसी में रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है, और वो तो मतलब लाखों में जा रहा है सर। अभी हमने शुरुआत की है, हम लाखों में अभी दूसरों को दे देंगे तो हम करेंगे इतने में तो हम सुपर कर लेंगे। सही है सर। कोई मैंने बताया बात नहीं हुई तो मतलब पता नहीं क्या हुआ। नहीं सर मैंने कैंसिल कर दिया। हम लोगों ने बहुत सारे लोग बैठे थे, हम सीनियर सारे लोग, कम से कम 5-7 लोगों ने। हमारे जो बड़े भाई हैं वो MD हैं, MBBS MD हैं, उनसे हमने इस विषय में चर्चा किया। लीगल, मेरी सिस्टर हाई कोर्ट में एडवोकेट है भोपाल में, हमने चर्चा किया तो बहुत सारे लीगल पचड़े आ रहे थे उसमें। हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन मैक्सिमम 1 करोड़ के आसपास लग रहा है, काफी इन्वेस्ट है सर वो तो। और फिर अगर फीडबैक नहीं मिला तो हाँ सर वो तो है ना, हर आदमी के बस की बात नहीं है ना सर। और फिर और सर ये दुकान अभी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है EH का। कल को पत्रकार खड़ा हो जाएगा, लाओ साहब मुझे दो। नहीं सर पत्रकार तो नहीं सर, ये जो बड़े बड़े दुकान लेके बैठे हैं ये लोग पहले खड़े होंगे। तो अभी मेरे को अभी तकलीफ देने लग गए सर। हाँ सही है सर वो तो है। मैं जैसे ओपनली बोलता हूँ ना तो उनको लगता है कि तुम हमारे धंधे चौपट कर रहे हो। भाई हम किसी पे क्या करेंगे, हम तो चाह रहे हैं कि सारे लोग पेटेंट के लेवल पर जाएं, पर पहले मेडिसिन तो समझे उसके बाद। सही है सर वो तो। हमको लगेगा भाई, हमको लगेगा। नमस्कार जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज एक 5.5 साल का एक ऑटिज्म केस आया सर जी। और पहले 2 साल का उम्र का टाइम पे उन्होंने बात करता था कहते सर जी। अभी बिल्कुल बात नहीं कर रही, एक जगह जाके वो बैठ जाते कहते उन्होंने स्कूल में भी। और क्या है, कभी कभी खाता उनको इच्छा है तो खाता, नहीं तो नहीं खाता सर। जी हर एक खाता, ऐसा कुछ भी नहीं है, मगर इच्छा है तो खाता, नहीं तो ऐसा ही बैठ जाता। वो सबका सामने आके बात नहीं करते कहते सर, कभी कभी एक बात करता कहते हैं। उन्होंने अपना कुछ भी आई कांटेक्ट भी नहीं है, उसको बैलेंस नहीं है सर इसको। ठीक है। 2 साल तक अच्छा है कहते, अभी आज लेखा है सर इन्होंने। ठीक है सर, बहुत बढ़िया आपके पास, बहुत अच्छा। जी मलिका मैम नमस्ते। बहुत बढ़िया अप्रोच है सर आपके पास, आप कर सकते हो। जब आप प्रोटोकॉल तय करोगे तो वहां पर आप उसको A2 F2 C5WE का ऑयल, हेयर ऑयल बना के दीजिएगा आप, ठीक है? जी सर। आप 10 ml लीजिएगा
है ना, 3 ml D3 में लीजिएगा और 90 ml खोपरे के तेल में या जो भी बादाम का तेल आप देना चाहें, जिससे वो मसाज करे डेली। ठीक है। दूसरा प्रोटोकॉल, आप उसको पर्सनली जनरल टॉनिक D4 में दीजिएगा। S5 बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर। ठीक है, S5, लेकिन S5 के साथ में आप उसको बेसिकली C1 और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा। लेकिन नेचुरल टॉनिक जब दोगे ना, तो नेचुरल टॉनिक D4 में डायरेक्टली आप वहां पर RE मिलाइएगा। ठीक है, नेचुरल टॉनिक RE। अब अगर वहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि तेजी से पहुंचाना ना, तो केवल आप C2 वर्वन RE ऐड कर लीजिएगा आप डायरेक्टली। जी सर। ठीक है, तो ये सीधा जाएगा उसके गायरस पे और उसके सेरिबेलम के लेवल पर। और आप जानते हैं कि सेरिबेलम क्या काम करता है। ठीक है, तो आप बेसिकली जो ब्रॉडबैंड एरियाज है ना, उस ब्रॉडबैंड एरियाज पे काम कर जाएंगे। जो कंट्रोल सिस्टम है उसके बॉडी का फेल हो रहा है। हम अभी अगला चैप्टर जो हमारा नर्वस सिस्टम का जो शुरू करेंगे ना, वो यही है, ब्रेन स्टेम। तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि वहां पर पूरी बॉडी का कैसे बैलेंस करता है। और मैं आपको यही A2 F2 C5 WE से पूरी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम सिखा दूंगा आपको सभी लोगों को, कि फ्रंट में, बैक साइड में, ऑक्सीपिटल, पैराइटल लोब से या फॉरहेड के लेवल से अगर हमको कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली बता दूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर। मैं भी यही दे दूं। हेलो शशिकांत सर, मैं आपको गाइड करूंगा बाद में, है ना। थैंक यू सर, ठीक, ओके ठीक। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग लिम्फोमा के बारे में जानते हैं दोस्तों। आज लिम्फोमा का हमारा टॉपिक है। जब लिम्फोमा की बात करते हैं ना, तो जी सर, गुड इवनिंग। जब लिम्फोमा की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले लिम्फ नोड्स का काम पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लिम्फोमा जब डेवलप होता है ना, मास के रूप में होता है। वो ज्यादातर ये माना जाता है कि लिम्फ नोड्स के रूप में होता है, लेकिन इसकी बेसिक पैथोलॉजी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बता दी थी। ठीक है, तो कंपैरिजन मैं नहीं करूंगा आज, मैं केवल लिम्फोमा की बात करूंगा, यानी हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस क्या होता है, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर टॉनिक जो मिलता है ना, वो ये मिलता है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आएगा, 101% आएगा। और प्रोटोकॉल भी आपसे भी निकलवाऊंगा आज भी, और आप निकाल के बताओगे। जैसे मैंने कहा था कि इस क्लास के बाद में मैक्सिमम लोग अपना खुद का प्रोटोकॉल खुद सिलेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। आज हम स्टार्टिंग करते हैं, लिम्फ नोड्स की बात करते हैं। तो लिम्फ नोड्स जो होता है उसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है, ये लिम्फेटिक चैनल से जुड़ा होता है। और लिम्फेटिक चैनल्स में स्पेशली बॉडी का प्रोटेक्टिव फैगोसाइटिक मैकेनिज्म होता है। जब कभी भी बॉडी में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो टिपिकली वहां पर अगर ज्यादा काम होता है तो वो लिम्फेटिक चैनल से सारा लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है और जो हमारे WBCs होती है, वो पर्टिकुलर सारे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस जो होता है, उनको कहती है चलो आते हैं अपन, और कोने में ले जाती है और लिम्फ नोड्स के अंदर कर लेती है और वहां पर ठुकाई करती है और अच्छे से उनको मार के वहां पर निकाले। इसीलिए लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट हो जाता है। यानी हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सेल होता है, याद रखिएगा, और इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ फ्रेमवर्क होता है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं जिनके कारण लिम्फ नोड का स्वेलिंग होता है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जब किसी भी बच्चे के लेवल पर हम बात करते हैं, ठीक है, जब बच्चा ग्रोथ करता है, जैसे पैदा होता है ना, क्या इम्यूनिटी रहती है दोस्तों? तब तक रहती है जब तक वो माँ के दूध पीता है। और माँ के दूध से जितनी इम्यूनिटी, तो अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चों को इम्यूनिटी भी स्वस्थ रूप में मिलेगी। लेकिन माँ ही अस्वस्थ है तो क्या बच्चों को इम्यूनिटी मिलेगी दोस्तों? आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब इम्यूनिटी माँ के दूध से बच्चे में आती है, जो पावर जनरेट होता है, तो वहां पर जो स्पेशल अगर हम वहां पर देखते हैं, जो उसका रेजिस्टेंट पावर होता है दोस्तों, वो वहां पर उसको इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बच्चों में देखा जाता है कि उसकी जैसे पैदा हुआ उसके फर्स्ट ईयर में दोस्तों, उस चिल्ड्रन में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहता है। लेकिन वो वहां पर हम गले के लूप पर देखें, फ्रंट लेवल पर देखें, दोनों लेटरल साइड में देखें, तो हल्का हल्का हमको दिखने की कोशिश होती है दोस्तों। अगर हम वाकई में डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, तो बच्चों को बहुत ऑथेंटिकली हमको चेक करना चाहिए। छोटी छोटी चीजें सीखने के लिए हमको बार बार हर आदमी को चेक करिए आप, उससे क्या होगा, प्रैक्टिकल में भी मैन परफेक्ट होता है। मैं भी ऐसे परफेक्ट हुआ हूं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं,
वहां पर उस बच्चे को बार बार चेक करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर में यूजुअली वहां पर अगर उस बच्चे में किसी प्रकार का क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ, खासतौर से अगर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम हम लोग देखते हैं 1 साल के बाद से 5 ईयर के लगभग उस बच्चों में कहीं ना कहीं वहां पर लिम्फ नोड्स डेफिनेटली लेटरल या फ्रंटल रीजन में डेवलप हो जाता है दोस्तों। और जनरली अगर देखा जाए, आप दबा के देखेंगे उसको, वो पेनलेस रहता है, जनरली पेनलेस रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि यहाँ पर बार बार इम्यूनिटी पावर लो होने के कारण बार बार वहां पर फेगोसाइटिक प्रोसेस को बढ़ाया जाता है बॉडी के अंदर, और जब डब्ल्यूबीसी का रोल वहां पर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है डब्ल्यूबीसी, तो ऐसी कंडीशन में लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका काम बढ़ जाता है, और वो बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर दोस्तों पस पॉइंट कलेक्ट होने लगता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है दोस्तों। और यही कारण है, जो लिम्फ नोड वहां पेनलेस था वो अब पेनफुल हो जाता है। और जनरली आपको टेबल प्रैक्टिस में दोस्तों वहां पर डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी, जब सीबीसी टेस्ट कराई जाती है तो आपको टोटल काउंट बढ़ा हुआ, कई केसेस में न्यूट्रोफिल और ज्यादातर केसेस में लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिल जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है साहब आपको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई है, आपके बच्चे को प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई है। दोस्तों हम भी यही बोलते हैं, हम भी सब डॉक्टर हैं, ठीक है, हम भी यही बोलते हैं, लेकिन अगर बेसिक फिजियोलॉजिकल लेवल पर जाओगे आपको वहां पर डिफरेंट लेवल समझ में आएगा दोस्तों। जब लिम्फ नोड्स को आप विजिबल करते हो, देखते हो और उसको हैंडल करते हो दोस्तों, चेक करते हो, तो आपको 2 चीज देखने को मिलेगी, एक सॉलिड मिलेगा और एक सिस्टिक मास मिलेगा। सॉलिड और सिस्टिक कहां पर? नेक रीजन पर। जो सॉलिड मास मिलता है दोस्तों वो क्या होता है? एक डेंस फाइब्रस मास होता है, अर्थात वहां पर जो सेल्स होती है बहुत घनी होती है, कोलेट्रल होती है, एक दूसरे से कोलेसिव होती है दोस्तों, और कोलेसिव होने के कारण एक दूसरे से बहुत ज्यादा घनी सटी हुई रहती है, इसलिए हार्ड होती है दोस्तों। इसी प्रकार से आपको जब सिस्टिक दिखता है तो दोस्तों, सिस्टिक तो कहीं पर भी दिखता है तो फ्रूट फील्ड होता है दोस्तों, आप जानते हो। कोई भी सिस्ट हो, मान लो किडनी सिस्ट हो गया, यूट्रन सिस्ट हो गया, ओवेरियन सिस्ट हो गया, कहीं पर भी सिस्ट होता है, ठीक है, गैंग्लियोनिक सिस्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सिस्ट क्या है? सिस्ट में फ्लूट कॉल्ड हो जाता है, फ्लूट फील्ड हो जाता है, और उसमें अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाए वो हार्ड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपल सी पैथोलॉजी है। तो जब कोई सा भी सिस्टिक फॉर्म में मिलेगा तो उसमें फ्लूट कंटेन होता है, जो हम बड़े आसानी से दबा के देखते हैं पिल होता है, और कई देखते हैं बिल्कुल सॉलिड होता है। ये 2 प्रकार के लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट आपको टिपिकली टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा दोस्तों। कई बार जब हम देखते हैं तो कहीं फ्रंट में थ्रॉट रीजन में उसको यहाँ पर्टिकुलर चीन के नीचे दोस्तों उसको छोटे छोटे लिम्फ नोड्स दिखते हैं, या लेटरल साइड में आपको लिम्फ नोड्स दिखते हैं दोस्तों, और ये लेटरल सॉलिड लिम्फ मास के रूप में दोस्तों डेवलप हो जाता है। यही नहीं दोस्तों, अगर हम जनरली इसको देखते हैं तो पूरी बॉडी में कई लोगों को आपने देखा लाइपोमा देखा दोस्तों, ठीक है, या कई लोगों को आपने बॉडी में देखा लिम्फ नोड्स पूरी बॉडी में इन्फेक्शन के रूप में कलेक्ट हो जाते हैं। वो क्यों होता है? बिकॉज उसके शरीर में इन्फेक्शन बहुत है, और उसके इन्फेक्शन हुआ तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। वी आर क्लियरली अप्रोचिंग इट। हम इलेक्ट्रोमेपैथ के प्रिंसिपल से डायरेक्टली अप्रोच करते हैं कि ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई कर दो, ये इन्फेक्शन ऑटोमेटिक चले जाएगा दोस्तों। तो आपके पास तो गोल्डन हथियार है, आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप केवल ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते चाहिए। हमें अगर कुछ नहीं भी आता ना, कोई टेंशन नहीं, केवल हम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करेंगे, हमारी डिजीज ऑटोमेटिक, जो क्रॉनिक है वो एक्यूट में आ जाएगी, जो जनरल है वो लोकल में आ जाएगी, और फिर हम तो आराम से बाहर निकल पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, अगर बॉडी में इन्फेक्शन का कोई साइन दिखता है और उससे फाइट करने की कोशिश की जाती है, हम उसको बहुत जल्दी सपोर्ट कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब क्रॉनिक इन्फेक्शन होती है तो वहां पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक्यूट के साथ साथ एज वेल एज क्रॉनिक के साथ साथ हम लोगों को वहां पर दोस्तों लिम्फ नोड के लेवल पर स्वेलिंग देखने को मिलती है। और जब स्वेलिंग होती है तो वहां पर फिर 2 प्रकार की स्वेलिंग होती है दोस्तों। जनरली जब स्वेलिंग का एक पूरी बॉडी के लेवल पर छोटे छोटे स्वेलिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, वो नॉर्मल हर किसी को लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है, इसलिए हम वहां पर उस कैरेक्टर को इतना ज्यादा, क्योंकि वो पेनलेस होता है, ठीक है, पेनलेस होता है। लेकिन जब लिम्फोमा की बात की जाएगी दोस्तों, तो लिम्फोमा में लिम्फेटिक मास जब डेवलप होगा, वो मास बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा। पेनफुल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि जिस एरिया में वो डेवलप होगा उस एरिया के लेवल पर धीरे धीरे जब ग्रोथ करेगा उसके स्पेस को कम करेगा, और जब उसका स्पेस कम होगा तो आपको क्लियरली पता है कि कोई भी कैंसर जब डेवलप होता है तो वहां न आर्टरी दोबारा बनती है, न वहां पर किसी प्रकार के नर्व दोबारा बनती है दोस्तों। वेन की छोटी छोटी कैपिलरी जरूर दोबारा बन जाती है, जैसे कि यूट्रस में होती है, लेकिन यहां पर कभी भी दोस्तों आपको ये प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा। और यही कारण है धीरे धीरे जब लिम्फ नोड्स
उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और टिपिकली वो पेन करता है दोस्तों, और सीवियर पेन होता है, देन आप वहां पर मान सकते हो इट इज अ केस ऑफ लिम्फोमा। तब वहां पर आप बोल सकते हो कि हाँ ये केस लिम्फाइड चैनल में, लिम्फ नोड्स में कहीं डेवलप हो रहा है, हो सकता है ये कोई मैलिग्नेंसी का कारण हो दोस्तों, और मैलिग्नेंसी को डिटेक्ट कर सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जब आप टेबल प्रैक्टिस की बात करते हो तो लिम्फोमा का जब लेवल तय करते हो ना, तो आपको केवल 2 चीज आपके माइंड में रखना है, केवल 2 चीज। ऐसे तो मैं 4 चीज बताऊंगा आपको दोस्तों, लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो वहां पर 4 आएंगे, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली अगर आप बात करोगे तो यहां पर 2 चीज आपको देखने को मिलती है, एक हॉजकिंस और एक नॉन हॉजकिंस, यानी हॉजकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, दोनों में केवल अंतर है दोस्तों। अब इसका लिंक किससे होता है? जब आप लिंक की बात करते हो, इट इज डायरेक्टली लिंक टू लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, लिम्फ नोड्स के लेवल पर लिम्फोसाइट काम करती है, आपको पता है। आप ट्यूबरकुलोसिस के समान सिम्टम देखेंगे दोस्तों, जितने भी सिम्टम आपको टेबल प्रैक्टिस में दिखेंगे वो बिल्कुल और बिल्कुल आपके स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस और लिम्फोमा के मैक्सिमम 70 to 80% सिम्टम्स बिल्कुल सेम मिलेंगे दोस्तों, केवल 20% वहां पर डिफरेंशिएशन नजर आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो जब लिम्फोमा का लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो जनरली आप जानते हो लिम्फोसाइट कैसा होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है WBC के लेवल पर दोस्तों, पूरा हमने पढ़ा है कि ये कैसे कम होता है, कैसे ज्यादा होता है। ये जो लिम्फोसाइट होता है दोस्तों, ये नॉर्मल सेल के रूप में होता है, यानी किसी भी आदमी में जब केवल लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होती है और वो भी कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कारण होती है, चाहे बैक्टीरियल वायरल हो, वहां पर लिम्फोसाइट का इन्वेंटमेंट देखने को मिलता है। लेकिन हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस ये 2 नाम है, और केवल एक डिफरेंशिएशन के कारण वहां पर दोस्तों एक को हॉजकिंस कहा गया, एक को नॉन हॉजकिंस कहा गया। सिम्टम्स लगभग मेल मिलते हैं लेकिन वहां पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है, और जिसके द्वारा हम टिपिकली ल्यूकीमिया जैसे होता है वैसे लिम्फोमा के लेवल को हम डायग्नोस करते हैं दोस्तों। तो जब हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हमको क्लियरली पता लग गया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि लिम्फोमा क्या होता है दोस्तों। अगर लिम्फोमा को मैंने जैसे आपको मास कहा, तो सीधी बात है, लिम्फोमा इज ए सॉलिड कोहेसिव ट्यूमर ऑफ इम्यून सिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, इम्यून सिस्टम आ रहा, पहला प्रोटोकॉल आपका यही सिलेक्शन हो गया। विच मेडिसिन डायरेक्टली एक इन हायर डायल्यूशन टू इम्यून सिस्टम, याद रखिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो लिम्फोमा सॉलिड कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव मतलब गुच्छे के रूप में, ठीक है, हार्ड गुच्छे के रूप में, सॉलिड कोहेसिव ट्यूमर्स ऑफ इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों। ये डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के लेवल पर काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है इम्यून सिस्टम के रूप में? ऐसा मैंने क्या बता दिया भैया, आपको पता है लिम्फोसाइट कहां काम करता है? लिम्फोसाइट हमारी बॉडी का सबसे बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म है। टी सेल कहां से आती, बी सेल्स कहां से आती, नेचुरल किलर सेल्स कहां से आती दोस्तों, करेक्ट या नहीं? ठीक है ना, तो आपको ये पता है कि इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है, उस इम्यूनिटी के सेल्स पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों इसे हम लिम्फोमा कहते हैं। और यही कारण है दोस्तों, लिम्फोमा सॉलिड कोहेसिव ट्यूमर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, या ये कहें नियोप्लाज्म ऑफ इम्यून सिस्टम है दोस्तों। लिम्फोमा इज ए सॉलिड कोहेसिव नियोप्लाज्म ऑफ इम्यून सिस्टम है। हम ये टेक्निकली एक वर्ड में इस लिम्फोमा का समझ सकते हैं। और अगर हम ये चीज को समझ रहे हैं दोस्तों, तो उदाहरण भी आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। लिम्फोमा को क्लासिकली दोस्तों जब लिम्फोइड टिश्यू से डेवलप होता है देखा जाता है, ठीक है,
लिम्फॉइड टिश्यू से डायरेक्टली देखा जाता है। तो जिन जिन पार्ट में हमारी बॉडी में जिन जिन जगह पर लिम्फॉइड टिश्यू का मैन्युफैक्चरिंग होता है दोस्तों, वो डायरेक्टली लिम्फोमा से अटैच हो सकता है, लिम्फोमा से प्रभावित हो सकता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लिम्फॉइड टिश्यू कहां है दोस्तों। तो लिम्फोमा क्लासिकली लिम्फॉइड टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों, कि वहां से लिम्फोमा डेवलप होता है। किंतु कभी कभी अगर आप बात करोगे दोस्तों, अगर लिम्फॉइड टिश्यू से है लिंक तो वो ठीक है, मान ले हाँ ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक लिम्फॉइड टिश्यू से है दोस्तों। लेकिन कभी कभी डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी वहां पर लिम्फोमा को डेवलप करता है दोस्तों। तो ऐसा कोई सा एक लिम्फोमा अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ऐसा कौन सा कंडीशन है जिनमें इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है दोस्तों? आप बता सकते हो, फटाक से बताइए, आपकी जुबान पे है दोस्तों। आजकल की बहुत बड़ी समस्या है वो, एसटीडी से रिलेटेड है दोस्तों, एचआईवी। करेक्ट पूजा मैम, बधाई आपको। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाता है और हमें मालूम ही नहीं पड़ता। पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि हमको एचआईवी हो चुका है, एड्स हो चुका है। ठीक है, उस एड्स की कंडीशन में सेकेंड या थर्ड स्टेज का कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप होता है, तब लिम्फॉइड चैनल पर, लिम्फ नोड्स पर डायरेक्टली लिम्फोमा के रूप में डेवलप होता है दोस्तों। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा इज ए सॉलिड कोहेसिव नियोप्लाज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, जब हम ये चीज समझ गए तो हमें ये भी समझ में आ गया कि यहां पर डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारा इम्यूनिटी पावर इसमें लिंक हो रहा है। और जब इम्यूनिटी पावर लिंक हो रहा है तो ल्यूकेमिया दोस्तों हीमोपाइटिक प्रिकर्सर सेल से डेवलप होता है, हमने ये देखा था। ठीक है, ल्यूकेमिया कहां डेवलप हो रहा था? सीधा हीमोपाइटिक प्रिकर्सर सेल से डेवलप हो रहा था, जो कि प्राय सर्कुलेशन में फैल जाती है दोस्तों। और यहां पर कोहेसिवनेस नहीं पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज हमने देखा था, यानी वहां पर ब्लड सर्कुलेशन में डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाएगा और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि ये ल्यूकेमिया है दोस्तों, माइलॉइड है या लिम्फॉइड है, वो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि वो कहां जा रहा है दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब लिम्फॉइड टिश्यू की बात आएगी दोस्तों, तो लिम्फॉइड टिश्यू पर लिम्फोमा जब डेवलप होता है वो डेफिनेटली मास के रूप में होता है। ठीक है, और यही कारण यहाँ पर कोहेसिवनेस सबसे ज्यादा पाई जाती है। और लेटर पीरियड में जैसे जैसे वहां पर समय गुजरता जाता है दोस्तों, कभी कभी कुछ ल्यूकेमिक सेल जो सर्कुलेशन में जाकर मेटास्टेसिस होती है, वो भी मेटास्टेसिक टिश्यूज में लेटर पीरियड में एक मास का निर्माण करती है, जिसे हम लिम्फोमेटामोस के नाम से जानते हैं दोस्तों, लिम्फोमेटस मास के नाम से जानते हैं। अर्थात ल्यूकेमिया भी लेटर पीरियड में लिम्फोमास बनता है और लिम्फोमास भी लेटर पीरियड में वहां पर सेल्स के रूप में पूरी बॉडी में चला जाएगा और पूरी बॉडी में मेटास्टेज होकर जगह 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 ट्यूमर को कॉज करेगा, जो वहां पर लिम्फोमेटास के रूप में डेवलप होता हुआ देखा जाएगा दोस्तों। और जब आप वहां पर स्टडी करते हो तो आपको ये जानना है कि जो बोन मेरो का लेवल है, बोन मेरो में प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स पाई जाती है, जहां से आपकी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। मैंने बताया आपको, और जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है जो बोन मेरो में पाई जाती है दोस्तों, वहां पर दो जगह पे काम करती है, एक लिम्फॉइड चैनल में, एक माइलॉइड चैनल में। उम्मीद है आपको पता होगा दोस्तों। ठीक है, तो जब लिम्फॉइड चैनल यानी लिम्फेटिक टिश्यू का डेवलपमेंट जब वहां से होता है, वो डायरेक्टली टी सेल, बी सेल, नेचुरल किलर सेल से लिंक होता है, जो ल्यूकेमिया में मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम माइलॉइड स्टेम सेल्स। जब माइलॉइड स्टेम सेल्स की बात आती है दोस्तों, तो माइलॉइड सेल्स में किसका प्रोडक्शन होता है? आरबीसी का, प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है दोस्तों, जब भी कोई किडनी डिसऑर्डर होता है, जब भी बॉडी में कोई बोन मेरो डिसऑर्डर होता है, जब भी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, जब भी बॉडी में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक डिसऑर्डर होता है, जब भी कभी बॉडी में इम्यूनिटी का डिसऑर्डर होता है दोस्तों, उसमें सबसे पहले माइलॉइड स्टेम सेल्स प्रभावित हो जाती है दोस्तों। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है दोस्तों, ल्यूकेमिया हमेशा दोस्तों लिम्फॉइड और माइलॉइड दोनों कंडीशन में होता है। लेकिन जब लिम्फोमा की बात की जाएगी तो लिम्फोमा केवल हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस के लेवल पर होता है दोस्तों। इसीलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होती है, यहां पर दोस्तों सभी प्रकार के डब्ल्यूबीसी सेल्स पर ये कंडीशन डेवलप होगी, केवल लिम्फॉइड को छोड़कर। ठीक है, यहां पर ल्यूकेमिया की बात कर रहा हूं, लेकिन लिम्फॉइड को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि वो लिम्फोमा को डेवलप करता है। तो सभी जो सेल्स होती है वो ल्यूकेमिया के लेवल पर प्रभावित होती है, लेकिन लिम्फोमा में डायरेक्टली लिम्फोसाइट सेल्स प्रभावित होती है दोस्तों। इसीलिए क्योंकि लिम्फोमा केवल और केवल लिम्फॉइड या लिम्फोसाइट से रिलेटेड होता है, यानी कि लिम्फॉइड ट्यूमर्स के रूप में वहां पर जाना जाता है।
इसीलिए आजकल के मॉडर्न आप जो साइंस की बात करते हो तो आपको अपग्रेडेशन हमेशा करते रहना चाहिए। अभी जो नया साइंस आया है, जो नया मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन आया है, जितने ऑन्कोलॉजिस्ट है जब वो आपस में बैठकर नई नई चीजों को बताते कि नहीं हमने ये देखा, हमने ये देखा, तो उन लोगों के हिसाब से दोस्तों RUAL एक संस्था है वर्ल्ड की दोस्तों, उसको बोलते हैं रिवाइज्ड यूरोपियन अमेरिकन लिम्फोमास संस्था, ठीक है। तो ये क्या करती है दोस्तों, ये इसके बारे में बताती है कि हम यहां पर एक न्यू क्लासिफिकेशन का काम कर रहे हैं दोस्तों, और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अडॉप्ट किया है कि क्लासिफिकेशन करके उन्होंने लिम्फोमा को 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया दोस्तों, ठीक है। आप जो जान रहे हो, हम लोग सीधे से जानते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार के लिम्फोमा हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ लिम्फोमा 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉजकिंस लिम्फोमा और एक होता है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों नॉन हॉजकिंस भी और हॉजकिंस भी दोनों में मास जनरेट होता है दोस्तों, कोहेसिव मास यानी कि भारी मास वहां पर डेवलप होता है दोस्तों। लेकिन तीसरा और चौथा ये दोनों वहां पर कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से आए दोस्तों, यानी लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज, यानी अगर किसी को लिम्फोसाइट के लेवल पर ल्यूकीमिया हुआ है और वो आगे जाकर लिम्फोमा बन रहा है, वो भी यहां पर तीसरे लेवल पर शामिल किया गया है, अर्थात लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज, यानी लिम्फोसाइट सेल्स के लेवल पर ल्यूकीमिया डेवलप हो रहा है दोस्तों। तो ल्यूकीमिया डेफिनेटली आगे जाकर लिम्फोमा बनाएगा, हार्ड मास बनाएगा, इसीलिए वहां पर ये चीज आपको देखने को मिल रही है। और चौथी बात करते हैं दोस्तों, जो प्लाज्मा सेल्स होती है, भाई प्लाज्मा सेल्स भी होती है, यानी प्लाज्मा सेल्स न्यूप्लेसिया या डिस्क्रेसिया के नाम से जाना जाता है, वो भी आजकल बहुत कॉमन रूप से देखने को मिल रहा है, और उसमें भी प्लाज्मा सेल ट्यूमर या न्यूप्लाज्म आजकल बहुत केसेस में देखने को मिल रहा है। यानी यहां पर दोनों इंटर रिलेटेड है, इसीलिए यहां पर इसको भी लिम्फोमास में शामिल किया गया, क्योंकि ये भी आगे जाकर ल्यूकीमिया में क्या होता है, ब्लड के लेवल पर, WBC के लेवल पर वहां पर डेवलप हो जाएगा, लेकिन यहां पर मास के रूप में डेवलप हो रहा है। तो जो प्लाज्मा सेल्स होती है उसमें भी अगर न्यूप्लाज्म डेवलप होता है दोस्तों, तो वो लिम्फोमास में आगे कन्वर्ट होकर मास के रूप में, कोहेसिव मास के रूप में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और ये बेसिक चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर स्टडी करते हैं और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के बारे में जानते हैं, तो हमने ल्यूकीमिया के बारे में बहुत अच्छे से कल देखा था और सब लोगों ने प्रोटोकॉल बनाया था। लेकिन आज हम लिम्फोमा का अगर बात करते हैं, तो लिम्फोमास जो होते हैं दोस्तों, वो लिम्फ नोड्स का कैंसर होता है। डायरेक्टली बोल रहा हूं एक लाइन में, लिम्फोमास जो होते हैं दोस्तों, लिम्फ नोड का कैंसर होता है। और ज्यादातर जो कहे दोस्तों, ज्यादातर जब आप क्लेरिफाई करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि आप लोगों के जब इम्यूनिटी पावर की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो होता है, ठीक है, हर घर में अगर एक पेशेंट स्ट्रांग है तो डेफिनेटली दूसरा वीक मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे जी रहा है, उसका डेली डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, और उसी के अनुसार दोस्तों ज्यादातर जो इन्फेक्शन होती है वो एनलार्जमेंट की वजह से वहां पर देखी जाती है दोस्तों। लेकिन बहुत ज्यादा अगर वहां पर एनलार्जमेंट हो जाती है, मास के रूप में एनलार्जमेंट हो जाती है, तब हम सीधे कह सकते हैं दोस्तों कि ये या तो टी सेल के लेवल पर हो रही है या बी सेल के लेवल पर हो रही है, ठीक है। तो वहां पर जो फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस है वो यहां पर आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ती है दोस्तों। क्यों? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लिम्फ नोड्स के लेवल पर जब फेगोसाइटिक प्रोसेस होती है, तो जनरली अगर बॉडी में कोई सिंपल से इन्फेक्शन भी होती है ना, तो भी उसके लिए वहां पर होती है। अगर मान लो ज्यादा इन्फेक्शन हो रही है तो, यानी लोकल से बढ़कर जनरल हो गई है, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसा हमने न्यूट्रिशन लेना चालू किया जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है, ठीक है। उस इम्यूनिटी पावर के कारण क्या हुआ, वहां पर लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ गई, क्योंकि लिम्फ नोड में ये फेगोसाइटिक सेल्स, लिम्फोसाइट उनको सबको अंदर ले गई है और वहां को ठुटकाई पिटाई करके फेगोसाइटोसिस करके उनको डिस्ट्रॉय करके बाहर निकाल रही है दोस्तों। ये पूरी प्रोसेस कर रही है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हुई। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर इस प्रोसेस के साथ साथ वहां पर कोई वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा जब किसी मास का डेवलपमेंट होगा तो वह एकाएक नहीं होगा दोस्तों, धीरे धीरे होगा। पहले पेनलेस होगा, साइज में बढ़ेगा, और जब साइज में बढ़ेगा स्पेस को वो बियरिंग करेगा, तब जाकर पेन शुरू होगा। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो इन्फेक्शन से फाइटिंग करने वाली जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है दोस्तों, जो इम्यून सिस्टम से लिंक होती है, इम्यून सिस्टम से जुड़ी होती है दोस्तों, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं, जो कि लिम्फ नोड्स और पर्टिकुलर वहां पर जब बन के आती है तो इमेच्योर फॉर्म में होती है, और जब मैच्योर के लिए आती है दोस्तों तो डेफिनेटली थाइमस के लेवल पर आती है। तो थाइमस के लेवल पर दोस्तों
पर्टिकुलर देखने को मिलता है। और ये वहां पर थाइमस, बोन मेरो, यानी बॉडी के अन्य पार्ट में जहां जहां भी ये मैच्योरिटी का लेवल पाया जाता है दोस्तों, वहां पर मास को क्रिएट करती है। यानी जब कभी भी आपको दोस्तों इस लिम्फोसाइट में चेंजेस होता हुआ दिखेगा तो ये मान लीजिएगा ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो आपको हम जब वहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ के रूप में देखेंगे और लिम्फोसाइट के लेवल पर, लिम्फ नोड्स के लेवल पर देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लिम्फोमा दोस्तों। उम्मीद है आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यही हमारे लिए सबसे बेटर प्रोटोकॉल के रूप में सामने आता है दोस्तों। और जब यहां पर केवल और केवल डिफरेंशिएशन की बात आती है दोस्तों कि हॉजकिंस क्या है, नॉन हॉजकिंस क्या है, तो सिंपल से आपको समझने की जरूरत होती है दोस्तों कि यहां पर ये जो लिम्फोसाइट है ये नॉर्मल कैरेक्टर में, और यहां पर देखोगे आप दोस्तों न्यूक्लियस मल्टीपल हो गए, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हो गए दोस्तों। यहां पर न्यूक्लियस ही नहीं था, एक ही न्यूक्लियस था, यहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई, जिसको बोलता है रेड स्टर्नबर्ग सेल। और जिनमें रेड स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती है वो हॉजकिंस लिम्फोमा होता है दोस्तों। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हॉजकिंस लिम्फोमा लिम्फॉइड मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है दोस्तों, जिसमें जो लिम्फोसाइटिक सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, अर्थात उसमें रेड स्टर्नबर्ग सेल्स की प्रेजेंस के द्वारा टिपिकली कैरेक्टराइज होता है, जो लेबोरेटरी में इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब आप स्टडी करते हो उसकी, मान लीजिए बायोप्सी करने के लिए आपने दे दिया वहां से लिक्विड, ठीक है, एफएनएससी करवा लिया आपने, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बायोप्सी या एफएनएससी के माध्यम से जब आप वहां सेल को टेस्ट कराओगे और वहां पर जब लिम्फोसाइट की स्टडी की जाएगी कि भाई ये लिम्फोमा है, देख लेते हैं, तो अगर लिम्फोसाइट नॉर्मल है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वहां पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मिल रही है दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा ये हॉजकिंस लिम्फोमा डेवलप हो चुका है। और ये ज्यादातर न्यूक्लियस का जो फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, वो एबनॉर्मल हो जाता है। और यही कारण है एबनॉर्मल मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस जब वहां पाया जाएगा, आपका सीधा सा डायग्नोस होगा दिस इज अ केस ऑफ लिम्फोमा, और डायग्नोसिस आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। दूसरी बात, जब लिम्फोसाइट के लेवल पर आप देखते हो दोस्तों, और लिम्फोसाइट के प्रोसेस को आप जब देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यानी यहां पर जब ट्यूमर डेवलप होगा, तो जब आप माइक्रोस्कोप में इस चीज को स्टडी करेंगे ना, तो वहां पर आपको जो लेयर है ना, वहां पर कोई राउंड डेवलपमेंट नहीं होता, याद रखिएगा, वहां पर डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट होता है। जैसे वेरिकोज वेन में वेन कैसी हो जाती है आड़ी तिरछी, वैसे ट्यूमर की सेल्स हमको क्लियरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दोस्तों ट्यूमर की इमेच्योर सेल्स के रूप में दिखती है। जो लिम्फोसाइट होती है वो इस प्रकार का कैरेक्टर हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाती है दोस्तों। और यही कारण है ऐसे केसेस में हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज अ केस ऑफ लिम्फोमा। और यही कारण है दोस्तों, ज्यादातर केसेस में जैसे ही लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसी के बाद में उसका पूरा डिसाइड किया जाता है कि इसको कैसे मैनेज किया जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप वहां पर जब केस हैंडल करेंगे तो स्पेशली याद रखेंगे, आपको वहां पर डायग्नोसिस कंफर्म होना चाहिए दोस्तों। इसमें रेड स्टर्नबर्ग सेल्स जब प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम दोस्तों नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं। यानी जिसमें ये सेल प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है, उसे हम नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा कहते हैं। यानी मास बड़ा है, लेकिन वहां पर स्पेशली लिम्फोसाइट मल्टी न्यूक्लिएटेड है, लेकिन वहां पर रेड स्टर्नबर्ग सेल्स जैसे नहीं है। यानी यहां पर ये न्यूक्लियस बड़े पैमाने पर दिख रहा है, लेकिन बारीक छोटे छोटे डॉट्स जो न्यूक्लियस के रूप में वो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन लिम्फोसाइट की एब्नॉर्मिटी जरूर मिलेगी। यानी लिम्फोसाइट का साइज भी आप जब देखोगे, ये साइज भी इस तरह से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने छोटे छोटे दाने बनाए हैं मैंने, मल्टी न्यूक्लिएटेड यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी साइज बड़ी भी मिलेगी। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को और समझाने को थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी लेवल पर ट्रीट करते हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कि रिस्क फैक्टर क्या है। यानी हॉजकिंस लिम्फोमा की जब स्टडी की जाएगी तो उसका आपको कैरेक्टर देखना पड़ेगा कि ये जो कैंसर है लिम्फोमा के लेवल पर, उसका कैरेक्टर क्या आ रहा है सामने दोस्तों, और उसी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी टेबल प्रैक्टिस डिपेंड करती है। यानी आपको रिस्क फैक्टर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया HIV, ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस HIV का होता है, इसलिए तुरंत HIV टेस्ट कराइए आप। ठीक है, दूसरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर,
यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के लेवल पर ट्रीटमेंट करना है, तो वहां पर डायरेक्ट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को आपको डायग्नोस करना पड़ेगा दोस्तों। तीसरा होता है वीकन इम्यून सिस्टम, यानी यहाँ पर इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है, याद रखिएगा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहा है। ये दूसरा प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों, आपका 2 प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो चुके हैं, एक स्टार्टिंग में, ये दूसरा, ठीक है। तीसरा प्रोटोकॉल होता है किस सेल में हो रहा है, याद करिए किस सेल में हो रहा है, डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी कौन काम करती है डब्ल्यूबीसी पे दोस्तों, याद कर लीजिए, मैंने आपको बता रखा है कि डब्ल्यूबीसी के लेवल पर कौन सी मेडिसिन डायरेक्टली डब्ल्यूबीसी पे काम करती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो जब यहां पर वीकन इम्यून सिस्टम होता है दोस्तों, तो ये 3 सबसे बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं, जो मॉडर्न साइंस भी इस चीज को क्लियरली बताता है दोस्तों। इसीलिए जब रिस्क फैक्टर आप ये जो मैंने बताया 3, ये डायरेक्टली दोस्तों हॉजकिन लिम्फोमा के लिए वहां पर विजिबल होते हैं दोस्तों, यानी डायरेक्टली ये वहां पर स्पेशली हॉजकिन लिम्फोमा को टच करते हैं। HIV, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और वीकन इम्यून सिस्टम, ये डायरेक्टली लिंक होता है। लेकिन अगर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की बात करें दोस्तों, तो ठीक है, अगर लाल हॉजकिन लिम्फोमा की बात की जाएगी तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे वायरस के लेवल पर, जेनेटिक फैक्टर के लेवल पर, यानी यहां बहुत सारे वायरस आप देखोगे दोस्तों। मैं अगर कहूं कि जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर या H. पाइलोरी जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया, वो भी बहुत जबरदस्त काज करता है। मेरे एक सीनियर गुरु हैं डॉक्टर अरुण अग्रवाल सर, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस में मुझे बताया कि कुछ वायरस लिम्फोमा को, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं दोस्तों, वो बहुत क्रिटिकल केसेस जो है हैंडल करते हैं, और वो बताते हैं कि बहुत सारे बार हमने देखा कि वहां पे कोई रीजन ही नहीं है, लेकिन वायरस की जब उन्होंने टेस्ट कराई तो वायरस टेस्ट पॉजिटिव मिला दोस्तों। यानी वहां पर डेफिनेटली वायरस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मास या कैंसर के डेवलपमेंट में। दूसरा होता है जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, जेनेटिक फैक्टर दोस्तों हेरिडिटरी फैक्टर के रूप में भी आते हैं। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो जाता है, ज्यादातर केस में आपको कैंसर में जेनेटिक म्यूटेशन ही देखने को मिलता है दोस्तों। अगर मान लो कोई बार बार लगातार, मान लो प्रेगनेंसी पीरियड में लेडीज है, या पर्टिकुलर कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है, उसमें लगातार किसी न किसी प्रकार का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के बाद वो बचपन से बड़े होते तक बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित रहा, हर्पीज भी हो गया उसको, ठीक है, उसको कोई भी वायरल के इन्फेक्शन, बार बार वायरल हेपेटाइटिस भी हो गया, बहुत सारी इन्फेक्शन आई, तो वहां पर बार बार जब वायरल की इन्फेक्शन होती है, अभी देख लो कोरोना में आप देख रहे हो DNA RNA के लेवल पर कैसे चेंजेस हो रहा, मैंने बताया था दोस्तों। तो यहां पर भी इस जेनेटिक म्यूटेशन के लेवल पर आने पर दोस्तों लिम्फोमा, नहीं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ये बहुत मतलब एक तरह से दुखद काम है दोस्तों, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी लो हो जाता है। जितने भी साइंस है उसमें जब कार्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग करते हो तो ऑलरेडी लीवर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्टिकोस्टेरॉइड के लेवल पर काम करके जो वायरस या बैक्टीरिया के लिए आप दे रहे हो वो उसके स्ट्रेन को तोड़ने में लग जाता है, और इधर जो इम्यूनिटी है उसको बनाना बंद कर देता है, और जब वो वहां लग जाएगा तो उसको काफी समय लग जाता है। और काफी समय लगने के बाद जब वो आता है, जब तक इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी होती है कि कोई भी बैक्टीरिया, सड़ा सा बैक्टीरिया, वायरस वहां आकर उसको खत्म कर देता है दोस्तों, पेशेंट की डेथ हो जाती है। यही कारण है कि इम्यूनिटी जब वीक होती है तो कहीं ना कहीं जेनेटिक और इम्यूनिटी का लेवल वहां पर देखने को मिलता है, और जिसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। और यही कारण है दोस्तों कि एग्जैक्ट कॉज की बात करो तो लिम्फोमा का एग्जैक्ट कॉज भी आज तक अननोन है दोस्तों। जितने भी लोग इस पे काम पे लगे हुए हैं, जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अपने अपने लेवल पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन हमें भी कुछ लेवल को मेंटेन करना है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी अगर हम लोग अपने डाइजेशन पे ध्यान नहीं देते, अपने खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग बाहर का सब तला गला ज्यादा खाते हैं, ज्यादा फाइबर डाइट नहीं खाते हैं, फल फ्रूट नहीं खाते हैं, सेल की इम्यूनिटी को वीक करते हैं, अगर हम इस प्रकार के कैरेक्टर को देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो रेजिस्टेंट होता है लगातार वीक होता रहता है। और जब हमारा रेजिस्टेंट वीक होता जाएगा, आप प्रोन होते चले जाओगे क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए, आजकल के जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए दोस्तों, आजकल के जितने भी वायरल डिसऑर्डर के लिए, और ज्यादातर केसेस में लिम्फोमा में यही बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। इसीलिए दोस्तों जब आपने ये कैरेक्टर देखा तो आपको दूसरा कैरेक्टर सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। बहुत सारी कंडीशंस आजकल आ रही है, HIV तो ठीक ही है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन आ रही है जिसमें इम्यून की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जब इम्यून की डेफिशिएंसी होती है तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हमको सर्दी हुई,
ठीक है। सर्दी में आपको एंटीबायोटिक लेने की क्या जरूरत है दोस्तों, आप बताओ। हम लोग सड़ा सा एक प्रोटोकॉल देते हैं, S1C1A1 F1 A3 सॉरी S1C1A1 F1 RE थर्ड डाइल्यूशन, S10 P3C13 वर1 YG, ठीक है, YB या YG हम थर्ड डाइल्यूशन में देते हैं। मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में विद इन 10 डेज सर्दी ठीक हो जाती है। कोई एंटीबायोटिक दी क्या आपने? नहीं दी ना। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक को दोगे तो आप करोगे क्या? बार बार आप पेन किलर खाओगे तो करोगे क्या? डेफिनेटली आपकी बॉडी का इम्यूनिटी पावर को आप वहां पर कमजोर कर रहे हो। आप लीवर को मजबूर कर रहे हो कि आते समय में वो लीवर अपना काम कम कर दे या छोड़ दे, उसको आप प्रभावित कर रहे हो। वही काम आप स्टमक के लेवल पर कर रहे हो, स्टमक को प्रभावित कर रहे हो। और यही कारण है कई बार स्टमक की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और स्टमक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है एंटीबायोटिक या पेन किलर से। वहां पर आपको इरोजन देखने को मिलता है, आपको GERD देखने को मिलता है, आपको वहां पर अल्सर देखने को मिलता है। और उसका रिफर्ट क्या नुकसान होता है? लीवर को, कि स्टमक का काम लीवर को करना पड़ता है। लीवर भी कब तक करेगा? वो सीधा वहां पर ठोक देगा, चलो ऐसे ही चले जाओ, मेरे क्या करना। वो इंटेस्टाइन पे ठोक देता है। और यही कारण है कि हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है दोस्तों। और जब इस प्रकार से रिकरेंट प्रोसेस आती है तो वहां पर कई ऐसे कारण होते हैं। चलो मान लो एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, आपको लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा, किडनी ट्रांसप्लांट करना, बोन ट्रांसप्लांट करना पड़ा, बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे कोई ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई, आपको करना ही पड़ेगा। मान लो दोनों किडनी फेल हो रही है, ठीक है, तो वहां पर आपको किडनी ट्रांसप्लांट करना है। अगर नहीं कर रहा पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा, अब किडनी ट्रांसप्लांट करा या मान लो बोन ट्रांसप्लांट करा, कैंसर का लेवल है दोस्तों, ठीक है। तो बोन ट्रांसप्लांट, तो क्या बॉडी उसको एक्सेप्ट कर पा रही है? नहीं ना। अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो क्या होगा? बॉडी उसके खिलाफ मास बना देगी, और मास बना देगी मतलब उसको रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट कर देगी तो एबनॉर्मल ग्रोथ वहां करेगी, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है। और जब ऐसी इसीलिए दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड को पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है, बम्पर खिलाया जाता है दोस्तों, आंख मीच के दिया जाता है, ताकि उसका इम्यून को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाए। और जब बहुत ज्यादा सप्रेस कर दिया जाता है तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी उस पेशेंट को होता हुआ देखा जाता है। और यही कारण है जब इस प्रकार का वायरल इन्फेक्शन वहां डेवलप होता है तो तुरंत लिम्फोसाइट का लेवल वहां प्रभावित होकर लिम्फोमा को डेवलप कर देता है। इसीलिए कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई व्यक्ति को किसी दूसरे, मान लो ब्रेस्ट कैंसर हुआ या किसी दूसरे प्रोस्टेट कैंसर हुआ, किसी दूसरे पार्ट का कैंसर था, उसको वहां पर दोस्तों प्रीवियस कैंसर ट्रीटमेंट किया गया, चाहे ओरल थेरेपी दिया गया, चाहे रेडिएशन थेरेपी दिया गया, या किसी प्रकार का कीमोथेरेपी दिया गया दोस्तों। और जब ऐसी कंडीशन में वहां पर तो वो कवर कर गया, लेकिन धीरे धीरे मान लो एक सेल रह गई कहीं कोने में, ठीक है। अब वो एक सेल को अगर जीवन दान मिल गया तो ठीक है, वो 1-2 महीने में तो डेवलप नहीं करेगी, रिकरेंट करेगी। अब रिकरेंट कब करेगी? मान लो साल भर, 1.5 साल, 2 साल। अब जब रिकरेंट करेगी दोस्तों, तो जिस पार्ट में वो बसी हुई थी उस पार्ट को खोखला कर देगी, और वहां पर एक सॉलिड मास सबसे पहले बनाएगी, और उसमें से छोटे छोटे पार्ट निकालती रहेगी। वो छोटे छोटे पार्ट जहां वहां जाकर जमा होंगे, और वो यही चीज मैंने बताई थी कि लिम्फोमा एक मास के रूप में डेवलप हुआ, और मास के रूप में से छोटे छोटे पार्ट को निकालकर मेटास्टेज करके पूरे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से दूसरी जगह पर कलेक्ट कर देगा। और जब वो कलेक्ट होगा दोस्तों तो डेफिनेटली वो भी वहां पर ट्यूमर का रूप धारण कर लेगा, वो भी हार्ड मास के रूप में डेवलप कर लेगा। और इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसाइज हो जाता है दोस्तों कैंसर। और जब ऐसी कंडीशन होती तो कई बार देखा गया है कि कई केमिकल मतलब एक्सपोजर होने के कारण या कई वैक्सीनेशन करने के कारण दोस्तों वहां पर भी इस प्रकार के लिम्फोमास को होता हुआ देखा जाता है दोस्तों। कई उदाहरण देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसीलिए केमिकल एक्सपोजर भी एक कारण माना जाता है कि वहां पर किसी भी प्रकार के केमिकल इंडस्ट्रीज में, खासतौर से डाइस की जो इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर भी अगर इस प्रकार के कोई वर्कर काम करता है और वो लगातार उसी प्रकार के केमिकल को इंगल्फ करता रहता है दोस्तों, या केमिकल के टच में लगातार आता है, इरिटेट होता है, उसमें भी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होकर लिम्फोसाइट में कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसको लिम्फोमा कहते हैं दोस्तों। तो ये मेन कॉजेज हमने देखा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं सिम्टम्स की दोस्तों। जो सिम्टम आपने ट्यूबरकुलोसिस में देखे थे, एज इट इज आप यहां पर कॉपी पेस्ट कर दो 80% को। जैसे फीवर आना, ट्यूबरकुलोसिस में लगा रहता है लगातार। स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड नेक, आपको फेस रीजन पर, नेक रीजन पर स्वेलिंग जैसा लगता है दोस्तों, ठीक है। वहां पर लगातार आपको फीलिंग होगी कि यार नहीं, आपकी आंखों के नीचे बैग्स बन रहे हैं, ठीक है। आपको लगेगा नहीं, आपके फेस रीजन में जगह जगह आपको ऐसा लगेगा पफीनेस आ रहा है, और ये एक प्रकार से नेक रीजन में भी लगेगा।
गर्दन पे भी लगेगा, अलग ही फीलिंग होगा। आपके आसपास आपके माँ बाप जो भी वो पेशेंट के लेवल को देखकर बोल देंगे कि नहीं यार आप में चेंज आ गया दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में नेक में अगर किसी प्रकार का वहां पर मास बन जाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं लिम्फोब्लास्टोमा ऑफ नेक, नाम सुना होगा दोस्तों, ठीक है। तो लंप इन योर नेक, सबसे पहले जो लिम्फोब्लास्टोमा डेवलप होता है दोस्तों, वो ज्यादातर नेक के रीजन पे देखा जाता है। क्यों मैंने बताया नेक के रीजन पे? क्योंकि बचपन में भी मैंने आपको बताया कि नेक के लेटरल और फोरहेड वाला पार्ट जो होता है, फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा लिम्फोमा देखने को मिलेगा। आर्मपिट्स की बात करो आप, आर्मपिट्स में, या ग्रोइन रीजन की बात करो दोस्तों, ये दो ऐसे रीजन होते हैं जो डायरेक्टली लिम्फ नोड से भरे हुए होते हैं। और यहां पर दोस्तों आप ब्रेस्ट कैंसर में भी देखते हो ना, पूरी की पूरी चैनल लिम्फ नोड्स की अवेलेबल हो जाती है दोस्तों। तो यहां पर आर्मपिट्स या ग्रोइन रीजन में भी दोस्तों आपको केसेस देखने को मिलेगा, हार्डनेस या लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग देखने को मिल जाएगी दोस्तों। एक्सेसिव स्वेटिंग नाइट में होना शुरू हो जाएगी। जब आप नाइट में देखोगे, पेशेंट बोलेगा साहब मुझे दिन भर तो इतना काम करता हूँ, इतना पसीना नहीं आता, लेकिन मैं रात को जैसे बिस्तर पर जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बिस्तर पूरा गीला हो रहा है, एकदम ठंडी जैसी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि नाइट में बहुत ज्यादा स्वेटिंग उसको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अब जब वो न्यूट्रिशन ही नहीं ले पाएगा प्रॉपर है, उसको एडॉप्टेशन ही नहीं होगा, इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी लो है, तो डेफिनेटली वेट लॉस मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ट्यूबरकुलोसिस में जो सिम्टम्स मिलते हैं 80% सिम्टम कॉपी पेस्ट कर लीजिए आप दोस्तों। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख कम लगेगी, अब भूख कम लगेगी तो वेट लॉस होगा ही, ट्यूबरकुलोसिस में भी मिलता है दोस्तों। ब्रीथलेसनेस, यानी सांस लेने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज होगी, और जब डिफिकल्टीज होगी तो यही चीज तो ट्यूबरकुलोसिस में भी मिलती है। लगातार खांसी आती रहती है दोस्तों, यही चीज यहाँ ठसका आएगा, खांसी नहीं आएगा, लेकिन ठसका आता रहेगा उसको लेकिन खांसी नहीं आएगा। और ट्यूबरकुलोसिस में तो खांसी आएगी तो लगातार आती रहेगी दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसे पेशेंट को आपको डिफरेंशिएशन करना है, पेशेंट बोलता है साहब मुझे इचिंग होती है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस में कभी इचिंग नहीं होती, लेकिन यहां पर आप जब देखोगे इचिंग आपको देखने को मिलेगी, पूरे हाथ में, पांव में, बगल में, आपके कपड़े जहां पर रगड़ खाते हैं वहां पर हर जगह पे दोस्तों आपको इचीनेस महसूस होता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है। और यही कारण होता है दोस्तों, जब ये टेंडेंसी सब डेवलप हो जाती है ना, तो डिप्रेशन जब, स्ट्रेस जब, एंजाइटी जब ब्रेन के लेवल पर आता है, पेशेंट एकदम से वीक फील करता है दोस्तों, बहुत ज्यादा वीकनेस। मैंने बताया था आपको कि जब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन ही नहीं अवेलेबल होगी, न्यूट्रिशन ही अवेलेबल नहीं होगा, तो क्या एटीपी बनेगी? नहीं बनेगी। और एटीपी नहीं बनेगा तो क्या होगा? वीकनेस आएगा, और वीकनेस आएगा आपको डेफिनेटली एनीमिया के रूप में सामने आएगा दोस्तों। यानी लिम्फोमा यहां पर आगे जाकर, चूंकि डब्ल्यूबीसी में हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि वहां पर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस के कारण वहां पर दोस्तों डेफिनेटली एनीमिया भी आपको साइन के रूप में देखने को मिल जाएगा। और जब ऐसे केसेस का डायग्नोसिस कंफर्म होता है दोस्तों, तो इसी के बिहाफ पर आप डायरेक्टली इस पेशेंट का डायग्नोसिस कर सकते हो दोस्तों, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। लेकिन आपको डायग्नोसिस के लेवल पर जाने के पहले बहुत सारी चीजों को वैल्यू समझना पड़ेगा दोस्तों। जब आप लिम्फ नोड्स के लेवल पर जाओगे, हार्ट दिखेगा दोस्तों, आपको थुलथुला दिखेगा, तो आप जब बायोप्सी करोगे तो यहां पर एक बायोप्सी, एक सस्पेक्टेड जो अफेक्शंस होती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है दोस्तों, उस पार्ट से जो सस्पेक्टेड पार्ट आपको लग रहा है, उसी सस्पेक्टेड पार्ट की बायोप्सी करवाइए आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी लिम्फ नोड से उठा लो और कर दो, कई बार नॉर्मल आ जाता है। आपको जो लिम्फ नोड सबसे बड़ा मिलता है, सबसे इलाज मिलता है, उस लिम्फ नोड की स्टडी कराइए। और उस लिम्फ नोड की स्टडी कराने के बाद में बेसिकली दोस्तों जब आप उसकी एग्जामिनेशन करोगे, तब डेफिनेटली दोस्तों आपको वहां पर बायोप्सी की रिपोर्ट पॉजिटिव मिलेगी। इसीलिए दोस्तों जब आप इस कंडीशन के डायग्नोस कर लोगे, तो आपको स्टेजिंग देखना है कि कौन से स्टेज में, और वहां पर रिस्क सेटिस्फेक्शन देखना है कि इसकी रिस्क कितनी है, क्या मैं सेटिस्फाई हूं। अगर रिस्क सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं ये सेकंड या थर्ड स्टेज में ही है, अगर फोर्थ स्टेज में हो जाएगा तो आप सोच के भी हैंडल नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में भी वो बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसको सेकंड या थर्ड स्टेज में, तो मैक्सिमम उसकी लाइफ की क्वालिटी को हम चेंज कर देंगे। इसीलिए दोस्तों एक्सरे ऑफ चेस्ट कराइए आप, डायरेक्टली एक्सरे ऑफ चेस्ट कराइए आप, ठीक है। वहां पर डायरेक्टली आपको एक्सरे चेस्ट कराना है, कॉन्ट्रास्ट इनहेंस सीटी स्कैन, नेक रीजन का, चेस्ट का या एब्डोमेन का, आप डायरेक्टली जिस पार्ट का भी हो पीएट स्कैन करा लीजिए, पेट स्कैन,
ठीक है, वहां पर डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ साहब ये कैंसर है और आप इसका ऐसा ऐसा कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है। लेकिन कई बार देखा गया है दोस्तों कि हमारे छोटे छोटे गांव के लेवल पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको ये सुविधा नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं, फुल ब्लड सेल काउंट यानी कंप्लीट हीमोग्राम कराइए और साथ में ब्लड केमिस्ट्री कराइए, वो तो कहीं भी अवेलेबल है दोस्तों, आप वहां पर करा सकते हो, ठीक है। और जब वहां पर आप कराते हो तो डेफिनेटली आपको वहां पर बीबीएसवी, एचसीवी और एचआईवी स्क्रीनिंग भी करा लेना चाहिए, अर्थात जो पर्टिकुलर वहां पर वायरल इंफेक्शंस होती है हमारे ब्लड के लेवल पर, उन ब्लड के लेवल पर वायरल इंफेक्शन की ग्रोथ वहां पर सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ भाई वायरस की इसकी ग्रोथ हो चुकी है और इसी वायरस के कारण पर्टिकुलर लिम्फोमा हो सकता है। अगर वो एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आती है, एचसीवी टेस्ट पॉजिटिव आती है, बीबीवी टेस्ट पॉजिटिव आती है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली जान लेते हैं कि ब्लड में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, अर्थात 100% वहां पर ये वायरस मौजूद है और उसी के कारण दोस्तों यहां पर ये सारी कंडीशंस डेवलप हो चुकी है। इसीलिए जब प्री ट्रीटमेंट मैनेजमेंट करते हैं तो सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं और वहां पर हमें फुली एग्जामिनेशन करवाना पड़ती है। ऐसे केस में अगर आपके पास ईसीजी नहीं है आप तुरंत ईसीजी करवाइए, इकोकार्डियोग्राफी करवाइए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाइए, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव काउंसलिंग करवाइए, यानी यंग पेशेंट अगर होता है तो सीरम, अगर फीमेल की बात होते हैं दोस्तों, अगर मेल होता है तो रिप्रोडक्टिव काउंसलिंग करा लीजिए, अगर फीमेल होती है तो सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट कराइए दोस्तों, जो यंगर फीमेल में वहां पर देखने को मिलता है सीरम प्रेगनेंसी, याद रखिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये कंफर्मेशन होता है कि भाई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंडीशन डेवलप तो नहीं है जो कंडीशन आगे जाकर इसको प्रेगनेंसी में या किसी लेवल पर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन जब आप किसी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी तय करते हो तो स्ट्रेटेजी आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप किस्मत वाले हो और अगर आपको स्टेज फर्स्ट और सेकंड में अगर वहां पर दोस्तों पेशेंट आपके सामने आ जाता तो मॉडर्न साइंस सीधे कहता है रेडिएशन थेरेपी दे दो, ठीक है, डायरेक्ट रेडिएशन थेरेपी कर दिया जाता है, ठीक है। जब स्टेज थर्ड और फोर्थ आती है दोस्तों तो वहां पर दो कंडीशन डेवलप होती है, वहां पर जो प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है दोस्तों, जो रिप्लेस्ड होती है, ठीक है, प्रोग्रेसिव कंडीशन की जो रिप्लेस्ड कंडीशन होती है वो दो कंडीशन में हमारे सामने आती है। या तो एक एसिम्प्टोमेटिक आती है दोस्तों, यानी वहां पर आपको सिम्टम दिखे ही नहीं, बहुत लेटर स्टेज में दिखे, या सिम्टम आपके जब ट्रांसपोर्ट रूप में आपके सामने आते हैं, बदले हुए रूप में आपके सामने आते हैं दोस्तों, तो दोनों कंडीशन में आप ट्रीट कर सकते हो। यदि एसिम्प्टोमेटिक होती है तो आपको वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहां पर कीमोथेरेपी करवा दीजिए, ठीक है, वहां पर डायरेक्टली कीमोथेरेपी कर दी जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्म्ड रूप में आ रहा है, बदले हुए रूप में आ रहा है दोस्तों, डेफिनेटली अगर डीप में होगा, डीप सीटेड होगा, आपको किसी भी लेवल पर चले जाइए, कोई भी कैंसर का लेवल हो, कोई सा भी प्रोटोकॉल जब देखते हो तो डेफिनेटली आपको दोस्तों सिंगल या कॉम्बिनेशन थेरेपी के रूप में आना पड़ेगा आपको। और वहां पर आपको अगर लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो फिर आप दोस्तों कुछ नहीं कर सकते, वहां पर क्यूरेबल नहीं होती। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में देखा जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस से लगभग मिलता जुलता है, इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम लोग डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते। मॉडर्न साइंस भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करता है। आजकल जो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स हैं वो डायरेक्टली वहां पर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट कर देते हैं, और जब वहां पर कुछ रिस्पांस नहीं आता उसके बाद डायग्नोस करते हैं, एक काम करो आप ऑन्कोलॉजिस्ट सर्जन के पास चले जाओ और उसके बाद में आप इसका टेस्ट कराओ। तो जब वहां जाते हैं और पता लगता है भाई वो तो डायरेक्टली, जैसे ही इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री कराई जाती है दोस्तों, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री यानी इम्यूनोसाइट सेल से रिलेटेड जो केमिस्ट्रिकल टेस्ट होती है वो सारी टेस्ट बड़ी जगह अवेलेबल होती है, ऑन्कोलॉजिस्ट के लेवल पर अवेलेबल होती है, जो बड़ी बड़ी सिटी में वो डायरेक्ट लेकर आता है दोस्तों। और उस कंडीशन में वो डायरेक्ट स्प्लीन, थाइमस, लिम्फोसाइट्स, बोन मेरोज में वो डायरेक्टली जितने भी चेंजेस होते हैं दोस्तों उसको इजीली डिटेक्ट कर लेता है। और यही कारण है अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है दोस्तों तो ये कंडीशन क्यूरेबल होती है और अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके इसको क्यूरेबल किया जा सकता है दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से इसको क्योर आप कर सकते हो। लेकिन जब प्रोटोकॉल की बात आती है दोस्तों तो इलेक्ट्रोमेपैथ भी बहुत कुछ कर सकता है। अब बात करते हैं हम लोग आपस में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोकॉल सिलेक्शन की। अब आप लोगों को डिसाइड करना है प्रोटोकॉल। सर इसमें P211 तो सभी में ही चलेगा सर, बिल्कुल करेक्ट प्रोटोकॉल के साथ। बिल्कुल करेक्ट सर। सर A3L1
नहीं सर, ऐसे मत बताओ सर, ऐसे मत बताओ आप मुझे पूरा प्रोटोकॉल, एक एक चीज मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है, हिंट देता हूँ। देखो हम लोग कोशिश करेंगे ना तभी हमारी हार नहीं होगी दोस्तों, कभी हार नहीं होगी। हम हिंट देता हूं, मैं आपको हिंट देता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑटो इम्यूनिटी का लेवल, ठीक है सर। S5 N1 ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है, S5N1, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पर ये देखोगे कि ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है तब S5N1 देना है, ठीक है। यहाँ पर केवल N1 सबसे पहला प्रोटोकॉल। अब N1 क्यों है बाजूला लाव की जरा N1 क्यों दिया हमने दोस्तों? इम्यूनिटी पावर जो जेनेटिक बिल्कुल करेक्ट लेवल पर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हो रही है, करेक्ट? ओके, मैं आपको इंडिकेट कर दिया सर। बहुत आवाज आ देखो दोस्तों, सभी लोग म्यूट हो जाए प्लीज। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन मुझे नहीं मजा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ ना, बात ही खत्म कर देता हूँ, मजा ही नहीं आएगा आप लोग सर सिखाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। नहीं सर, हैंड रेस करवाओ सर, हैंड रेस करवाओ, सबको म्यूट करो। आप सब लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए आप सब, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रोटोकॉल तय हो गया हमारा वेनेरियो 1। अब दूसरा प्रोटोकॉल मैंने आप लोगों को WBC पे बताया था, WBC पे कौन काम करता है क्लियरली बताया था दोस्तों, याद करिए आप। C4 सर, L1 बिल्कुल, आप आगे बढ़िए, अभी सब आधा आधा मत बताइए दोस्तों, आधा आधा मत। L1 लिम्फो बूस्टर काम करेगा। लिम्फो बूस्टर से लिम्फो बूस्टर में सर L1A3 N1 सर। A2 L1W सर। और बताइए सर C5 रहेगा। चलो, मैंने दूसरा प्रोटोकॉल L2 C4 लिम्फो बूस्टर तय कर दिया, ठीक है। L2 C4 है ना, लिम्फो बूस्टर L1A2 D5 में दे रहे हो आप, ठीक है। चलो अब इसमें मेडिसिन बताओ, मेडिसिन बताओ इसमें। सर P2, वो तो P2 N1 तो विनोद सर ने पहले बताया। C4 चलिए। ओके सर। C5G सर, C5G सर। सर A2 C5G जाएगा सर। C4G क्या मैं A2 तो लिम्फो बूस्टर में C5 रहेगा। C5G लिम्फो बूस्टर में C5 नहीं है, A2 होता है। ठीक है, ये आपने डायरेक्टली प्रोटोकॉल तय कर दिया कैंसर के लेवल पर, ठीक है। दो बात हो गई। तीसरी बात दोस्तों, तीसरी बात डायरेक्टली अगर मैंने आपको कहा था कि हाई पोटेंसी तय कर दी है, मैंने वही बता दिया था, ठीक है। अब हाई पोटेंसी के लेवल पर आपको मैंने कहा था, प्लीज म्यूट कर लीजिए ना भाई, बहुत ज्यादा साउंड कर रहे हो आप, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली कहा था कि जनरल टॉनिक जब पॉजिटिव में दिया जाता है तो वो न्यूट्रिशन के लेवल पर काम करता है। अगर जनरल टॉनिक को आपने मोर नेगेटिव कर दिया, ठीक है, आपने मोर नेगेटिव कर दिया इसको, ठीक है, आपने यहाँ पर ऑलरेडी A2 दे दिया है, ठीक है। इसलिए जब आप पहली मेडिसिन सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करोगे? S1। क्यों सिलेक्ट करा आपने S1? टॉक्सिन सर, टॉक्सिन रिमूवल। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर S1 इसलिए रिमूव करा कि किसी भी प्रकार का टॉक्सिक मेटल जब इम्यूनिटी लेवल से जुड़ा होता है, उस इम्यूनिटी लेवल के टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहला हथियार होता है S1। तो S1 को सपोर्ट कौन करेगा? S1 को सबसे ज्यादा सपोर्ट L1 करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लिम्फ प्रोड्यूस होना, ठीक है। लिम्फ प्रोड्यूस होने में काम S1 का है, और मिडिल मैन का काम किसका है? L1 का सर। ये दो प्रोटोकॉल सिलेक्ट हो गए। अब ऐसी एक दो मेडिसिन ऐसी बताइए जो डायरेक्टली जोड़ा बना के सीधा नर्वस सिस्टम पे काम करती है। अब केवल एक मेडिसिन ऐसी बताइए जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काम कर रही है, बोन मैरो पे भी काम कर रही है, इंटेस्टाइन पे भी काम कर रही है।
C4 सर, C4 छबिलाल सर उसको अलग से देंगे, मैं बता रहा हूँ क्यों। ठीक है, आपने करेक्ट सिलेक्शन करा, बहुत बधाई आपको। यहाँ पर S1 L1 F1 WE C13 को 200 डाल्यूशन में देंगे हम। क्यों दे रहे हैं 200 डाल्यूशन में, अब आप बता दीजिए। इन कॉम्बिनेशन पे जाइए और इन कॉम्बिनेशन का बिहेवियर बताइए, बॉडी में क्या काम कर रहा है। सारी गंदगी को म्यूकस मेम्ब्रेन से सिक्रेशन को बढ़ाकर बाहर निकालने का काम। ठीक है, करेक्ट। यस सर। दूसरा प्रोटोकॉल, जब लिम्फोमा डेवलप हो रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं मिनरलाइजेशन कैपेसिटी प्रभावित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर D5 में आप क्या दोगे? C4 देंगे सर मिनरलाइजेशन के लिए। बिल्कुल, छबिलाल सर ने बता दिया था C4, लेकिन इसका सपोर्ट क्या करोगे आप? S2 सर। बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर C4G। देखो मैंने आपको कई बार बताया था, आपको याद हो, जब कोई बॉइल्स होता है कोई फोड़ा होता है, तो पका के बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? C4G है ना, C4G देते हैं ना। ठीक है, दूसरी बात, जब हम यहाँ पर C4G को D5 में दे रहे हैं ना, उसको जो हार्ड हो रहा है ना उसको सॉफ्ट बना देगा, वो सॉफ्ट बनाकर उसको पिघाल के बाहर निकालेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और करना पड़ेगी दोस्तों, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज म्यूट कर लीजिए, बहुत साउंड कर रहा है। जब यहाँ पर ये चीज आप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर S5 का प्रोटोकॉल आप भूल रहे हो। S5 के बगैर किसी ग्लैंड्स का प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे हम दोस्तों? बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं सर, यहाँ पर S5 L1 वेन 1 नंबर 1, ठीक है, ये जब दे रहे हो और यहाँ पर अगेन B का सपोर्ट दे रहे हो। ठीक है, बी का काम क्या होता है? कोई भी स्वेलिंग ऑर्गन है उसको रिड्यूस करना, और पूरे ब्लड सिस्टम में काम करता है सपोर्ट के रूप में। तो जब आप S5 L1 वेन 1 वर्बन बी को D5 में देते हो तो इस C4G को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है। C4G का लेवल जो होता है ना बहुत हार्ड होता है, आपको पता है C4 बहुत हार्ड रेमेडी होती है, गर्म रेमेडी होती है। अगर आप किसी भी बॉयल्स के लेवल पर C4G को अगर दे दोगे ना D4 या D5 में, तो उसको फाड़ देगा वो। ठीक है, मानते हो कि नहीं? कितने लोगों ने यूज किया? देवांगन सर? यस सर। मैंने यूज किया जी सर, बार्ट्स के लेवल पर यूज किया सर, मैं बॉयल के लेवल पे यूज किया सर, बहुत मेडिकल काम करता है सर ये। तो जब C4G को आप दे रहे हो D5 में दोगे तो लिम्फोमा के मास को फाड़ देगा। अगर इसको आपने सॉफ्ट नहीं करा तो सॉफ्ट करने के लिए आपको S5 L1 वेन 1 वर्वन, अगेन हमको वेन 1 देना पड़ रहा है, लेकिन वहां पर जरूरी है दोस्तों, क्योंकि वेन 1 किसी भी ट्यूमर की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, तो यहाँ पर S5 L1 वेन 1 वर्वन बी को जब D5 में दोगे तब बी का मेन रोल यहाँ पर होगा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करना, ब्लड की कैपिलरी और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लेवल पर वहां पर जाकर जो कभी भी आप कहीं पे स्वेलिंग आती है ना कोई ऑर्गन के लेवल पर, आप बी को देके देखिएगा आप। ठीक है, तो वहां पर ये क्या करेगा, उसकी जो कैपिलरीज होती है उसको स्ट्रॉन्ग कर देगा और वेस्टेज मटेरियल को जल्दी से वहां पर हटाकर स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर जब S5 L1 वेन 1 वर्वन बी को करते हैं ना, ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है और इस प्रकार से हम डायरेक्टली लिम्फोमा के लेवल को भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, फाइब्रस लिम्फोइड में भी ये दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो मैडम। यस सर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। C5G एक्सटर्नल में A2C5G सर, एक्सटर्नल में L2F1W ओनली। जब आप एक्सटर्नल अप्लाई कराओगे तो यहाँ पर केवल ध्यान रखिएगा L2F1W के अलावा कुछ नहीं देना है। D4 में मास है और मास को वहां पर रिड्यूस करके आप अंदर नहीं फैलाना चाहेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपने उसको बाहर से अंदर डाला तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में फैलकर टिश्यूज में फैल जाएगा बॉडी में और फिर वहां पर लिम्फोइड मास डेवलप कर देगा। मतलब एक जगह से आपने बचाया 4 जगह डेवलप कर देगा। ठीक है, यहाँ पर केवल L2F1W का प्रोटोकॉल दीजिए जो वहां पर नर्वाइन लेवल पर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेगा और सॉफ्ट करके L2 पता है आपको डायरेक्टली WBC पे काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर L2 का जब लेवल प्लेटलेट कम होता है तो आप क्या देते हो? डायरेक्ट L2 देते हो ना, S10 L2 दे दो, देखो 15 घंटे के अंदर रिस्पांस आना शुरू हो जाता है। तो यहां पर भी L2F1W का जब
सॉफ्ट कंप्रेस दोगे आपको वहां पर तुरंत, ठीक हो है ना भाई। ठीक है। तो ये था सर जी सर। पेन होगा तो अपन को A2C5 में भी जाना पड़ेगा 200। सर अगर पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा तो आप दे सकते हो, लेकिन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं ना सर। जी जी जी। यहाँ पर देखो आप लिम्फो बूस्टर के लेवल पर बूस्टर में है सर। जी सर इससे हॉट कंप्रेस करना है सर। हाँ, L2F1W को हल्का सा हॉट कंप्रेस करना है आपको, यस ठीक है। तो ये लिम्फोमा का केस है दोस्तों। सर ये गर्दन के रीजन पे ज्यादा होता है क्या? रीजन पे ज्यादा होता है क्या? उसको बोलते हैं लिम्फोब्लास्टोमा, ठीक है। तो सर ये C4G अपने जो D5 में देंगे ओरली, तो फिर इससे सर ब्लास्ट नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना सर, वही तो मैंने बताया, L1S5 Ven1 Ver1G क्यों दिया अपन, इसीलिए तो सपोर्ट किया ना सर उसको, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा वो। जी सर ये लिम्फोमा कहीं पे बॉडी में कहीं पे भी होगा, यूज कर सकते हैं ना ये वाले प्रोटोकॉल पूरे? सर ये पूरा हो गया, ये जो 200 डायल्यूशन में ना, ये जी, जी। अकेला लिम्फोब्लास्टोमा आप नेक पे काम कर जाता है, ठीक है, अकेला। सर कल हमने F2 लिया था प्रोटोकॉल में, आज F1 लिया सर, ये दोनों में डिफरेंस ये सिलेक्शन में सर। आप मुझे बताओ F1 ज्यादा डीप में काम करेगा या F2 करेगा? F1 F2 सर F2 सर F2 F2 ज्यादा डीप में काम करता है, इसलिए कल लिया था। ये हमने सुपरफिशियल काम करने के लिए डायरेक्ट F1 ले लिया, ठीक है। ओके सर ये नेक रीजन पे ज्यादा होता है क्या? S5L1 Ven1 वो कौन सा डायल्यूशन में देना है सर? कौन सी मैडम? S5L1 Ven1 Ver1B D5 ओके सर। C4 के लेवल पर ही देना है, C4G के, ताकि उसके जो काम को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे, थोड़ा डिले कर दे, ठीक है। तो जब तक सॉफ्टनेस आएगी तब तक देना है, जैसे सॉफ्टनेस आती है उसका साइज रिड्यूस होता है, C4G को बंद कर देना है, ठीक है। सर ये नेक रीजन पे ज्यादा होता है क्या? सबसे ज्यादा होता है सर नेक रीजन पे, सबसे ज्यादा, और दूसरी जगह पे कहीं नहीं होता है? बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में, जहाँ जहाँ बैक साइड में सर्वाइकल रीजन पे इतनी हो तो हम ये दे सकते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हो आप। यस सर जो होता है ना सर, लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा क्या चीज है? मैडम अभी और मैंने क्या बताया आपको? जी लिम्फो बूस्टेड D5 में देंगे, उसमें हाँ। C5GE D2 Ven1 का क्या ड्रॉप देंगे सर? 5-5 मैडम जैसे कैंसर का देते आ रहे हो, P2 Ven1 अच्छा, के 2-2 बूंद, ओके सर, बाकी हाँ 5 जी, बूंद, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। जी मनीष सर, ये छोटे बच्चों में जो सर्वाइकल लिम्फ नोड होते हैं, हाँ। उसमें 200 डायल्यूशन देना चाहिए कि क्या देना चाहिए? सर वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप जब ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करते हो ना, तो वहां पर आप केवल A2C5 या लिम्फो बूस्टर उठा लो, आप सिंपल सा बता रहा हूं मैं, लिम्फो बूस्टर उठा लो आप, लिम्फो बूस्टर को D5 दो, उसमें C5G 5-5 और P2 Ven1 के 2 बूंद डाल के दे दो, और एक्सटर्नल इसको D4 में अप्लाई कर दो, ठीक है। और जनरल टॉनिक बिफोर मिल, नेचुरल टॉनिक आफ्टर मिल दे दो, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वो पता नहीं चलेगा कहाँ चला गया। जी सर, जी थैंक यू। यहाँ पे जो अपन एक बार बताइए सर, टॉन्सिलाइटिस में ये हम प्रोटोकॉल चला सकते हैं लिम्फ नोड के लेवल पर? लिम्फ नोड अगर केवल लिम्फ नोड है तो आप चला सकते हो, लेकिन अगर वहां टॉन्सिलाइटिस का ट्रीटमेंट, तो टॉन्सिल से अलग होते हैं सर, टॉन्सिल्स का लेवल अलग होता है, ठीक है। जब लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट होता है ना, अगर आपको टोटल काउंट वहां पर जब देखोगे बड़ा हुआ है और लिम्फोसाइट बड़ा हुआ, तब आप चला दो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर वहां पर न्यूट्रोफिल बड़ा हुआ तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हेलो मनीष सर, कई बार जो है ना, जब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है। सर आपकी आवाज कट रही है, ग्रेवाल सर आवाज कट रही है, आप क्लियर करिए आवाज। सर लिम्फो बूस्टर और गैंग्रीनॉल को यहाँ यूज कर सकते हैं क्या? सर गैंग्रीनॉल कर दो ना, बहुत बड़ा अमृत है वो तो, सेकंड डायल्यूशन में दे दो आप, बहुत जबरदस्त काम करेगा वो। जी जी जी, यही टेली करना था। थैंक यू वेरी मच सर। तो उसमें ऑर्गन की रेमेडी ऐड कर दें? हाँ बिल्कुल सर। जी बोलिए। हेलो मनीष सर, नमस्कार सर। आवाज क्लियर करिए ग्रेवाल सर, आवाज आवाज पहुंची? हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछा, जो कई बार बच्चे ना न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, उनको भी लिम्फ नोड हो जाते हैं गले में, हाँ तो
उनके लिए क्या करें? सर वही तो बताया ना, अभी वही तो डिस्कस कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में। मैंने वही लिम्फ नोड्स के बारे में तो बताया कि बच्चों में जब इन्फेक्शन होती है अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बहुत लोगों में देखा जाता है कि लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो गए। तो वही तो मैंने आपको बताया। लिम्फेंजाइटिस में ऑलरेडी बता चुके हैं सर आप। हाँ, ये थाइमस ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होती है जी, थाइमस ग्लैंड्स की वजह से जो इन्फेक्शन बिल्कुल वगैरह होता ज्यादा है। होते हैं। हाँ सर, एक्चुअली में मैच्योरिटी के लिए WBC वहीं आते हैं ना, थाइमस, स्प्लीन, बोन मेरो, लीवर, ठीक है ना। और वहां पर मैच्योरिटी नहीं होती, तुरंत इन्फेक्शन हो जाती है, और इन्फेक्शन होगी तो डेफिनेटली कॉज करेगा वो। सर जनरल टॉनिक में 200 डाइल्यूशन दिया है ना सर, तो S1 L1 A3 नहीं है सर इसमें? A3 यूज ही नहीं किया ना मैडम, हाँ जरूरत सर, नहीं है उसकी। सो नहीं चाहिए सर वहाँ पे बिल्कुल नहीं, A3? बिल्कुल नहीं। ओके ठीक है दोस्तों, आज यही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू।